दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में आपने राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं को जातिगत जनगणना के बारे में बात करते हुए संसद में सुना होगा। मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां बार बार इसकी मांग कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता में मौजूद बीजेपी सहित तमाम पार्टियां इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये जातिगत जनगणना क्या है? आखिरी बार जातिगत जनगणना कब हुई थी और अब इसकी मांग क्यों उठ रही है? इसके साथ ही बीजेपी की ओर से हो रहे विरोध के पीछे की राजनीति क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं जनगणना के बारे में जानकर। जनगणना क्या है और ये क्यों किया जाता है? आमतौर पर जनगणना यानी सेंसस 10 साल में एक बार किया जाता है और इसका इस्तेमाल सरकार देश में सरकारी नीतियों से हो रहे फायदे, देश की आबादी की जो मौजूदा हालात है, भविष्य में जो नीतियों को बनाना है, और साथ ही साथ सरकारी संसाधनों का लोगों के जीवन में, उनके लाइफ में कितना परिणाम हो रहा है, इसे समझने के लिए यह किया जाता है। यानी जनगणना या सेंसस एक ऐसा डेटा है जिसके जरिए सरकार को देश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और भविष्य में जो नीतियां हैं उसे कैसे बनाया जाए, इसके लिए इसे एक अहम जानकारी मानी जाती है। आज़ाद भारत में 1951 से लेकर 2011 तक हर 10 साल में किए गए जनगणना में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की जानकारी को पब्लिश किया जाता है, तो वहीं दूसरे जातियों की जानकारी इसमें मौजूद नहीं होती है। यह रहा जनगणना के बारे में। अब बात करते हैं और समझते हैं जातिगत जनगणना क्या है। जातिगत जनगणना का मतलब होता है कि जब आपके यहां पर सरकारी अधिकारी आपसे आबादी और सरकारी सुविधाओं से मिलने वाले फायदे की जानकारी लेने आएंगे, यानी जब वो सेंसस करने आएंगे, तो उसके साथ ही वो एक अलग कॉलम में आपके जाति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिससे यह समझ में आ जाएगा कि किस जाति के कितने लोग इस देश में मौजूद हैं और उन्हें कितना फायदा हो रहा है और उनकी मौजूदा परिस्थिति कैसी है। यह रही जातिगत जनगणना के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि आखिरी बार जातिगत जनगणना कब हुई थी और जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिश किया गया था। इसके बाद 1941 यानी 10 साल बाद 1941 में भी जहां जाति के आधार पर जनगणना के समय जानकारी को तो जरूर इकट्ठा किया गया था, लेकिन उसे कभी प्रकाशित या पब्लिश नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह देश में मौजूद तमाम जातियां इसे इकट्ठा करने में लगने वाले समय और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के चलते ब्रिटिश सरकार को हो रही पैसों की कमी जैसे कारण मौजूद हैं। यानी पूरे देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में पब्लिश की गई थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद 1951 के लिए जब जनगणना की जा रही थी, तब आपको यह याद रखना ज़रूरी है कि जो हमारा देश है वो बंटवारे से जूझ रहा था, और इसलिए इस देश में और भी ज़्यादा विभाजन ना हो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, इसके लिए केवल एससी और एसटी के डेटा को इस सेंसस में जारी किया गया। ओबीसी और दूसरे जातियों के डेटा को इसमें जारी नहीं किया गया, उसे पब्लिश नहीं किया गया, उसे इकट्ठा करना बंद कर दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि इस देश में क्या हमें जातिगत जनगणना की जरूरत है और जातिगत जनगणना करने से क्या फायदा होगा। दोस्तों, हम में से कोई भी इस बात को ठुकरा ही नहीं सकता है कि इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां पर जाति के चलते लोगों को घोड़े पर बैठने से रोका गया, मूछें रखने से रोकी गई, इसके साथ ही उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो वहीं जातिगत जनगणना के जरिए जो डेटा इकट्ठा होगा, इसका इस्तेमाल हम इस देश में जो मौजूदा सामाजिक असमानताएं हैं
उसे दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भी पता है कि कई ऐसे जातियां हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके पास ताकत कम होती है। तो ये जो सामाजिक असमानताएं हैं इनके बीच में, इसे दूर करने के लिए जातिगत जो ये डेटा है वो काम आने वाला है। इस डेटा के जरिए हम देश भर में वंचित जातियों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अलग से पॉलिसी, अलग से नीतियों को बनाया जा सकता है जिसके जरिए उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इसके साथ ही जैसे कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो यह समझ आएगा कि किस जाति के किस शख्स को कितना रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार में मिल रहा है। यह वही बात है जो राहुल गांधी कहते हैं जब वो बजट बनाने वाले अधिकारियों के बारे में बात करते हैं और निर्मला सीतारमण के साथ तस्वीर में एक भी SC ST के अधिकारियों के मौजूद नहीं होने की बात वो करते हैं। सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूं। नियम के तहत नहीं सर, मैं समझाना चाह रहा हूं। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय सर। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक OBC। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। जातिगत जनगणना अगर की जाती है दोस्तों, तो इसके आधार पर हम समझ पाएंगे कि तमाम जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और उनकी क्या जरूरत है। यानी इस डेटा का इस्तेमाल कर इस देश में जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें भी बराबरी का मौका दिया जा सकता है। इनफैक्ट मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी 1931, जिसका मैंने जिक्र पहले किया है, 1931 के जातिगत जनगणना की जो जानकारी मौजूद थी, उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि इस देश में 52% जो लोग हैं वो OBC हैं और इसी के आधार पर आरक्षण देने की मांग इस रिपोर्ट में की गई थी। आपको यहां यह भी बताना जरूरी है कि साल 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास मंत्रालय ने 4,893 करोड़ रुपए की लागत से इस रिपोर्ट को तैयार किया था। इस रिपोर्ट को जहां 2016 में नई सरकार ने रिलीज किया, तो वहीं इसमें से जो जातिगत जनगणना की जानकारी थी, जो तमाम जातियों की जानकारी थी, उसे सरकार ने प्रकाशित नहीं किया। यानी इस सरकार के पास नई जानकारी भी मौजूद है, लेकिन इसे कभी भी मोदी सरकार ने पब्लिश नहीं किया। अब लाजिम सी बात है कि अगला सवाल यह है कि क्या जातिगत जनगणना से कोई नुकसान भी होगा। तो वहीं एक आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर जातिगत जनगणना अगर होती है तो इससे कास्ट सिस्टम फिर से रीएनफोर्स होगा, यानी जाति व्यवस्था जो खत्म होनी चाहिए वो और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही जातिगत जनगणना से जाति व्यवस्था मजबूत होगी और जाति आधारित भेदभाव में बढ़ोतरी हो सकती है। जातियों को मिल रहे आरक्षण के चलते भी अलग अलग जातियों के बीच तनाव और भी निर्माण हो सकता है। इसके साथ ही जातियों को परिभाषित करने में भी परेशानी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई अनाथ है, उसे पता ही नहीं है उसके माँ बाप कौन है, बचपन से उसे पता नहीं है, तो उसकी जाति क्या होगी। इंटरकास्ट मैरिज में भी जाति की को परिभाषित करना
चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके साथ ही अगर कोई धर्म बदल लेता है तो उसकी जाति को कैसे आप परिभाषित करेंगे। इस प्रकार के जो तमाम मुद्दे हैं वो भी दोस्तों मौजूद हैं। तो दोस्तों ये रहा जातिगत जनगणना और उससे संबंधित जानकारी। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना और राजनीति की। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार की सरकार ने बिहार के जातिगत जनगणना को खत्म कर उसकी जो जानकारी थी उसको सार्वजनिक किया, यानी उन्होंने पूरा डेटा इकट्ठा किया था जिसे 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने रिलीज किया। जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक बिहार की रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग को 27.12% यानी 27.12% लोग मौजूद हैं बिहार में। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है वो 36.01% यानी 36.01% लोग हैं। अनुसूचित जाति के 19.65% यानी 19.65%, अनुसूचित जनजाति के 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% मौजूद हैं। इसके साथ ही बिहार में 81.9% लोग हिंदू हैं, जबकि 17.7% मुस्लिम। इसके साथ ही 0.05% ईसाई, 0.08% बौद्ध और 0.009% जैन मौजूद हैं। जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया तब जेडीयू, आरजेडी सहित कई पार्टियों ने इसका स्वागत किया, इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे भविष्य में नीतियों को बनाने में मदद मिलेगी। जबकि बीजेपी ने उस समय कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए नीतीश कुमार गरीबों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। इन आंकड़ों को जारी करने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और यह मामला अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। समय समय पर दोस्तों जातिगत जनगणना की मांग होती रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इसकी मांग करते रहे हैं और ऊपर मैंने आपको राहुल गांधी के भाषण का उदाहरण भी दिया है। अगर इसकी राजनीति को आप समझना चाहते हैं तो इससे विपक्ष को 2 फायदा है। राहुल गांधी पहले से ही ये कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा सवर्ण जाति के लोगों को ही साथ लेकर चलने की है, यानी जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जिसे पिछड़ा माना जाता है, उन्हें वो पीछे ही रखना चाहते हैं। और कुछ ही ऐसे कास्ट हैं जिसे हमारे देश में अपर कास्ट कहा जाता है, उनको ये लेकर आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लगातार विपक्ष की ओर से कहा जाता है और ये एक तरीके से एक इमेज भी है भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर वाकई जातिगत जनगणना होती है तो शायद वो इस बात को और भी बेहतरीन तरीके से साबित कर सकते हैं। एक तो ये कारण है कि विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है जातिगत जनगणना की। इसके साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के नैरेटिव को चुनौती देने के लिए जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अभी बीजेपी की कोशिश होती है हिंदुत्व की राजनीति की, तो वहीं जातिगत राजनीति अगर होती है तो इसके चलते बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें विपक्ष के नेता एक बहुत बड़ा सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति करती है, तो इसमें कई कास्ट उनके साथ आ जाते हैं। उनमें से कई लोगों को पता भी नहीं है कि सरकार की ओर से उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं। तो ऐसे में अगर जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस होती है तो इसकी भी जानकारी मिल पाएगी, जिसके कारण बीजेपी का जो असली चेहरा है वो शायद सामने आ सकता है। अगर बीजेपी की बात करें तो गोपीनाथ मुंडे और उनकी बेटी पंकजा मुंडे जैसे कुछ नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो बीजेपी इसके विरोध में नजर आती है। जैसे कि मैंने कहा, बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के नाम पर यानी धर्म के नाम पर राजनीति करने की है। आरएसएस के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी भी साल 2010 में बयान जारी कर जाति के आधार पर जनगणना का विरोध कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इससे जातियों में भेदभाव बढ़ने की बात कही गई है। तो वहीं मैंने आपको जैसे कि कहा कि आप ये भी पाएंगे, चाहे बीजेपी की जो एक प्रमुख उनकी जो पार्टी का हिस्सा रहा है आरएसएस, उससे आप देख लें, बीजेपी में आप देख लें, सवर्ण जाति के लोग आपको वहां पर ज्यादा दिखेंगे। ऐसे में जातिगत जनगणना उनकी उस विचारधारा के भी खिलाफ जाता है जिसका आरोप जो है कांग्रेस के नेता बार बार करते रहते हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों जहां इसके विरोध में है, तो उनकी जो तीसरी बार सत्ता में वापस आने के लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, वो खुद जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी इन दोनों पार्टियों के बीच मतभेद मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जातिगत जनगणना का यह इतिहास और मौजूदा राजनीति रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए इस मुद्दे की पूरी जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये जरूर बताइएगा। इसके साथ एक जरूरी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे भविष्य में भी ऐसे एक्सप्लेनर्स करना चाहिए, हाँ या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें,
दूसरों के साथ साझा करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।